नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। ओबीसी क्रीमी लेयर के आरक्षण के नियमों में बदलाव से पहले आवाज उठने लगी है। दरअसल सरकार ओबीसी के क्रीमी लेयर नियमों में बदलाव चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सत्ता से बीजेपी के सांसद गणेश सिंह ने 113 ओबीसी सांसदों को पत्र लिखकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध जताने का अनुरोध किया है। वो कह रहे हैं कि कृषि को आमदनी में शामिल करने के प्रावधान का विरोध किया जाएगा। उनके मुताबिक अगर नियम लागू हुआ तो ओबीसी आरक्षण से बहुत लोग बाहर हो जाएंगे। अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को खत्म करने का कुचक्र रच रही है, जिसके कारण आज इसके अपने ओबीसी सांसदों को भी इनके खिलाफ पत्र लिखना पड़ रहा है। तमाम तरीके के कुचक्र रचे जा रहे हैं, कभी क्रीमी लेयर के नाम पर, कृषि योग्य भूमि के नाम पर, कृषि योग्य इनकम के नाम पर। किसान तो आज वैसे ही परेशान है, उसकी इनकम है कहां, वो तो आत्महत्या कर रहा है। इस तरीके के कुचक्रों से और कुतर्कों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाज आए, और अगर इस तरीके की हरकत इन्होंने जारी रखी तो इसका करारा जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर का बैरियर लगा करके पिछड़े वर्गों के आरक्षण को एक तरह से खत्म करने की कोशिश की है। वेतन से लेकर के कृषि आय को और तमाम चीजों को जोड़ करके क्रीमी लेयर का इतना बड़ा क्राइटेरिया बना रहे हैं कि अब पिछड़े वर्ग का एक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्रीमी लेयर के कारण अब पिछड़े वर्ग का न आरक्षण पा सकता है और न तो आरक्षण के तहत नौकरी पा सकता है। और इस मुद्दे पर न्यूज़ 18 के कुछ सवाल हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। सवाल यह कि आरक्षण को लेकर नया विवाद क्या है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्रीमी लेयर पर नई किचकिच क्यों मची हुई है, क्यों इस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और सवाल यह भी कि यूपी के लिए कितना संवेदनशील है मसला। साथ ही इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण क्यों मिले और 8 लाख से ऊपर आमदनी वालों को आरक्षण क्यों मिले, ये सवाल भी बरकरार है। और कृषि की आमदनी को जोड़ने का विरोध क्यों हो रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं इसके पीछे उनकी मंशा और उनका तर्क क्या कुछ है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं चर्चा में। शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दलित चिंतक हैं। दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। दिनेश जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। थोड़ा समझाइए सर कि आरक्षण को लेकर नया विवाद है क्या, जो पार्टी और सरकार के भीतर ही खड़ा हो गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता है अमित जी कि कहीं कोई विवाद खड़ा हो गया है। देखिए, हर आदमी को अपना पक्ष रखना चाहिए। अगर कहीं से किसी के मन में कोई शंका है तो निश्चित तौर पर उस सामने लाना चाहिए। बहुत दिन से ये बात चल रही है और बहुत दिन से इनके नियमों में बदलाव की बात चल रही है, तो निश्चित तौर पर अगर किसी के मन में भी कहीं संदेह है, वो सुझाव आपके पास भी हो सकता है, हमारे पास भी हो सकता है और किसी भी सांसद के पास हो सकता है। अगर कोई भी रचनात्मक सुझाव अगर आता है और वो रचनात्मक सुझाव उस समाज के लिए, उस पिछड़ा वर्ग के लिए अगर हित में है, तो निश्चित तौर पर सरकार उसको मानेगी। तो इसमें कहीं भी सरकार या संगठन में कोई विरोधाभास नहीं है, कहीं भी रंचमात भी कोई विरोधाभास नहीं है। अभी कोई बदलाव हुआ भी नहीं है और हमारी सरकार तो वो सरकार है जो पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। इतने दिन से पिछड़े वर्ग के मामले में हमारे यूपीए सरकार ने कुछ किया ही नहीं था। हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है, जो पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया। और सवाल ये ना कि दिनेश सिंह को अगर ये लग रहा है कि सरकार पिछड़ा वर्ग का भला कर रही है, उसके लिए काम कर रही है, तो यही बात गणेश जी को क्यों नहीं लग रही है। उन्होंने 113 ओबीसी सांसदों को चिट्ठी लिख दी है, उन्होंने कहा है कि आप लोग भी विरोध करिए, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। नहीं, बिल्कुल। हमने पहले भी कहा ना कि अगर किसी के मन में 113 नहीं, अगर सारे सांसदों के मन में या आम जनता के मन में भी कोई सवाल है, कोई रचनात्मक सुझाव है, तो निश्चित तौर पर उस सुझाव को देना चाहिए। अगर कोई नियमों में बदलाव भी होता है तो चर्चा करके होता है, क्योंकि जो भी किया जाता है कार्य, और हमारी सरकार तो विशेष तौर पर अमित जी इस बात के लिए मानी जाती है कि हम जो भी काम करते हैं वो समाज के हित में करते हैं, और हमारी सरकार आगे भी जो काम करेगी वो समाज के हित को ध्यान में रखकर मैं चाहता हूं कि जल्दी से एक बार सबको शामिल कर लिया जाए डिबेट में, उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, छोटा सा रिएक्शन आपसे। क्यों लग रहा है आपको कि ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? अगर सरकार ये कह रही है कि क्रीमी लेयर का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया जाए
उसमें कृषि आधारित आमदनी को भी शामिल कर लिया जाए और साथ ही साथ वेतन को भी शामिल कर लिया जाए, तो गलत क्या है, समझाइए। अमित भाई, दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कितनी बड़ी विडंबना है और कितना विरोधाभास है, ये आपको इसी बात से पता चल जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई आधिकारिक प्रवक्ता ही आपकी इस सम्मानित चैनल की डिबेट में नहीं दिया। तो ये अपने आप आ जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कितनी ज्यादा परेशान है और कितनी ज्यादा दिक्कत में है, नंबर एक। नंबर दो, कृषि आधारित जो इनकम है, किसानों की परिस्थितियां क्या हैं और किसानों की इनकम क्या है। शेष नारायण जी भी आज की डेट में किसान के ही बेटे हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, और जो 2022 तक ये लोग कह रहे थे कृषि को हम दुगनी आमदनी कर देंगे, दुगनी आमदनी तो छोड़िए, इन्होंने खर्चे दुगने कर दिए। अगर आज कृषि की आमदनी कुछ हो रही होती तो किसान जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा दर से आत्महत्या नहीं कर रहा होता। कृषि की तो इनकम ही कुछ नहीं है, जमीन की वैल्यू ना हो तो किसान आज की डेट में सारी जमीन छोड़ करके चला जाए। मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि यह सिर्फ जमीन की वैल्यू है और हमारे संस्कारों की वैल्यू है जो कृषि को हम कर रहे हैं, वरना बिल्कुल घाटे का सौदा है। तो आय की तो बात छोड़ दीजिए आप। तीसरी बात, जिस तरीके से आज से पहले 8 साल की 8 लाख की बात थी 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट या जहां से भी बात थी, आज उस 8 लाख की बात का क्या महत्व रह गया है, इसको भी देखने की बात है। यह भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में सारे के सारे आरक्षण को खत्म करना चाहती है, और आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं है। संविधान ने आरक्षण का आधार सामाजिक दिया है, और सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनकी अंतिम व्यक्ति तक आरक्षण मिलने की बात यह संविधान कहता है, यह हम और आप या भाजपा नहीं कहती है। और रही बात, आप एक तरफ तो पिछड़ा वर्ग आयोग बना रहे हैं और दूसरी तरफ रेलवे से लेकर के सारी चीजों को निजीकरण कर दे रहे हैं, सारी की सारी नौकरियों को आप खत्म कर दे रहे हैं। तो आप ये सरकार अपने आप में, चाहे वो संघ हो, आप बिहार के चुनाव से पहले संघ के मोहन भागवत जी का वो देख लीजिए आरक्षण के विरोध में, ये पूरी की पूरी सरकार आरक्षण के विरोध में है। अब तो इनकी पार्टी के अंदर से भी आरक्षण के जो विरोधी वो है स्वर हैं वो पहचाने जाने लग गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद, जैसा सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि अगर कृषि से किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं है, कोई आय ही नहीं है, तो फिर तो मुझे लगता है कि इस बात का विरोध होना ही नहीं चाहिए कि कृषि की आय को शामिल किया जाए या फिर नहीं किया जाए। देखिए, जब सत्यनाथन कमीशन ने इस चीज़ को इससे शुरुआत करी थी, तो तब इसको जो वेतन है और जो कृषि की आय है, इसको इससे अलग रखा गया था। और मैं समझता हूँ कि कुछ सोच समझकर उस समय ये फैसले लिए गए होंगे। भविष्य में अगर कुछ बदलाव होते हैं तो वो सर्वसम्मति से होने चाहिए। आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विरोध है, और वो विरोध जग जाहिर है। तो ऐसे में जब विरोध अंदर से हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि 100-150 विधायक जो थे वो एक किसी और मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी अपने के सरकार के खिलाफ ही उनके विधायक बैठे थे। तो अंतर विरोध तो हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में केवल 2 लोग अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कारण से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अंतर विरोध हो रहा है सबको लेकर के, न केवल अपनी पार्टी के बल्कि जो दूसरी पार्टी के भी नेता हैं उनसे भी सलाह मशवरा करने के बाद अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? आशीष जी, बयानबाजी से बचना चाहिए। देखिए, अभी तो जो अभी इसकी पूरी जो रूपरेखा है सामने नहीं आई है, केवल बहुत मैं समझता हूँ अभी जल्दबाजी है उस पर कुछ भी कहना कि ये सही होगा गलत होगा। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसा अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि उसका आधार जो है सामाजिक भी है, केवल आर्थिक नहीं है। तो हमें उस पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सतीश प्रकाश, और कोशिश ये होनी चाहिए कि पर ये नई किचकिच क्यों खड़ी हो गई है सर? क्या समझ पा रहे? एजुकेशन कमीशन है, उसने कहा था कि 6% जीडीपी का होना चाहिए, और मौजूदा आपको बता, मैं आऊंगा दूसरे राउंड में आऊंगा आपके पास। जो है सतीश प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे कि क्रीमी लेयर पर ये नई किचकिच क्यों खड़ी हो गई है, क्या समझ पा रहे हैं? जी नहीं, देखो, इसमें कहीं कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आरक्षण का विरोध जो है, जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, उसके मूल में मंडल और कमंडल की ये लड़ाई जग जाहिर है भाई। मंडल कमीशन का किसने विरोध किया? उसकी सिफारिशें लगने का, उस पूरे देश में जिस तरह की आगजनी हुई, आरक्षण का विरोध हुआ। और आप मुझे ये तो बताइए कि जब सामाजिक रूप से जो कमजोर लोग हैं,
संविधान में प्रोविजन ये है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें आर्थिक आधार जोड़ा इंदिरा साहनी के बाद में। और एक बात आपको और माननी पड़ेगी कि जब जब बीजेपी की सरकार आएगी या आरएसएस द्वारा संचालित सरकारें आएंगी, तब तब आरक्षण के ऊपर बहुत बड़े न्यायिक हमले भी होंगे। न्यायिक हस्तक्षेप बड़ा है। अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने कहा कि जो 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसकी समीक्षा की बात होगी। अब से कोरोना काल में जब पूरे देश में हाहाकार बच रहा है, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जो आरक्षण है वो मूल अधिकार नहीं है। भाई हमको एक बात और बता दीजिए कि 16 के ए और आपका 12 से लेकर के 35 तक आप संवैधानिक अधिकारों, मूल अधिकारों की बात करते हैं, तो अगर ये सारे के सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए एक बात आपको माननी पड़ेगी कि किसान की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। अगर बीजेपी आज ये बताए कि 5 एकड़ जिस किसान के पास जमीन है, अगर उसको 6,000 रुपए आप पर ईयर क्यों दे रहे हैं? अगर उसको इतनी ही इनकम जनरेट हो रही है तो इसका मतलब यह है कि आप जो स्कीम आपने लागू की है वो कहीं ना कहीं आप सिर्फ वोट पाने की बात कर रहे हैं, तो आगे भी आप जो झूठ बोल रहे हैं। समाज के हित के लिए ही करेंगे। तो इसलिए किसी को बात ठीक है, दिनेश जी जवाब दे रहे हैं, जल्दी से सुन लीजिए, उसके बाद मैं सुनिए ना, सबके पास ये आप सुनिए दिनेश जी। आप तमाम ठीक है सतीश जी, आपने सवाल कर लिया, उसको जवाब दे रहे हैं, उसको सुन लीजिए, चाहे वो उसको सुन लीजिए दिनेश जी। बीजेपी और हमेशा हमले उनके ऊपर क्यों करती है? ठीक है दिनेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए। आपने 2 करोड़ मजदूर जो है लॉकडाउन आपने किया, लेकिन कोरोना का सबसे बड़ा शिकार कौन हुआ? जो आर्थिक रूप से कमजोर था, जो सामाजिक रूप से कमजोर था। ठीक है सतीश जी, आपका सवाल आ गया। दिनेश जी आपको आवाज मिल पा रही है? जल्दी से अगर आप 30 सेकंड में जवाब देना चाहें तो मैं शेष नारायण सर के पास जाऊंगा। अच्छा, आवाज नहीं मिल रही है। शेष नारायण सर क्या समझ पा रहे हैं सर, ये जो पार्टी के भीतर से ही इस तरीके से अब ये पत्र व्यवहार होने लगा है, 113 सांसदों को बकाया गणेश जी ने पत्र लिखा है, क्या समझ पा रहे हैं कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा तो सही होगा या गलत होगा? को भी समझ में आ जाए कि 2 सबसे बड़े जो अफर्मेटिव एक्शन शब्द है इसके लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज के 70 साल पहले लागू हुआ, डॉक्टर अंबेडकर तो पूरी बहस देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की, तमाम विरोध हुआ लेकिन नहीं होगा और उनको सपोर्ट मिला, नेहरू का भी और पटेल का भी, तो साहब वो लागू हो गया। और दूसरे डॉक्टर राममनोहर लोहिया थे, उनकी किताब जाति प्रथा, इन लोगों को कंपलसरी करना चाहिए कि हर नेता को पॉलिटिक्स में जो आ रहा है वो 2 किताबें जरूर पढ़े। वो एक तो डॉक्टर राममनोहर लोहिया की जाति प्रथा और दूसरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जाति का विनाश। जब उन्होंने आरक्षण की बात की थी, 10 साल के लिए की थी और उसको आगे बढ़ाया गया क्योंकि वो जो ऑप्टिमम रिजल्ट था वो नहीं मिला था। लेकिन उसके साथ एक बात और उन्होंने कही थी, डॉक्टर अम्बेडकर की किताब बहुत बड़ी किताब है वो, उसमें जाति के विनाश की बात की गई है। पिछले 70 साल में अलग अलग रंगों की सरकारें आई हैं, अलग अलग आई हैं, वोट बैंक के रूप में जातियों को डेवलप करने के लिए सारे लोग एड़ी चूटी का जोर लगा देते हैं। एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, जाति के विनाश के लिए इन्होंने क्या कोई कदम उठाया? किसी ने। और आज तो स्थिति यह है कि डॉक्टर लोहिया के समर्थक और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के समर्थक ही सबसे ज्यादा चाहते हैं कि जाति खत्म ही ना हो, उनका वोट बैंक बना रहे। तो एक तो जाति के विनाश को सरकारों को नंबर 1 प्रायोरिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि आज स्थिति यह है कि उसको उसके खत्म होते ही क्या उसका तरीका था, साथ भोजन नहीं करते, छुआछूत थी समाज में, साथ खाना खाने की प्रोविजन था, और दूसरा था कि शादी ब्याह जो है वो इंटरकास्ट मैरिजेज होंगी, उसके लिए इन लोगों ने एक भी कदम नहीं उठाया है। तो आज स्थिति इनकी ये है कि ये लोग कहीं के कुछ नहीं कर रहे हैं और अब हर सबकी वोट बैंक है। पता लग जाता फला गांव में फला जात के लोग हैं तो वहां वोट लेने पहुंच जाएंगे, दूसरे गांव में कोई पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जो इनको बेसिक ट्रेनिंग देने की जरूरत है और कंपलसरी करो कि जात के विनाश डॉक्टर अंबेडकर की और जाति प्रथा डॉक्टर लोहिया की पढ़ के हमें और उसमें से सवाल जवाब करेंगे लोग। जाति विनाश के लिए क्या कर रहे हैं? गणेश सिंह ने सवाल लिख तो दिया चिट्ठी। ठीक है सतीश प्रकाश जी, आप जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी है। आप आर्थिक आधार पर या फिर आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार सारी चीजों को एक साथ मत जोड़िए। पहले सवाल सुन लीजिए सर। मेरा सवाल है कि अगर सतीश प्रकाश जी की इनकम 8 लाख या 12 लाख से ऊपर है, सतीश जी आप सवाल नहीं सुन रहे हैं, आप रखिएगा अपनी बात भाई। अगर 8 लाख या फिर 12 लाख से ऊपर है और उसमें कृषि इनकम को भी जोड़ दिया जाए या उनके वेतन को भी जोड़ दिया जाए और उनकी इनकम इतनी ज्यादा हो जाती है
कि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, उनके बच्चे को आरक्षण की जरूरत नहीं समझ में आती है एडमिशन में या फिर नौकरी में, तो क्या दिक्कत, क्या गलत है? नहीं, देखिए, आपने शेषनारायण जी की बातों को बड़ा ध्यान से सुना नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति जो दलित है या पिछड़ा है, अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है तो क्या उसका सामाजिक दायरा ऊपर हो जाता है? और आरक्षण का जो मूल आधार है वो जाति है। जब या तो आप जाति खत्म कीजिए, जाति को आप बना के रखना चाहते हैं, लेकिन आरक्षण को की आप समीक्षा चाहते हैं, आरक्षण का आधार चेंज करना चाहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस देश के प्रधानमंत्री को राजनीति में रहने के लिए अपनी जाति बतानी पड़े। और देखिए, भारत के मूल में जाति है, और एनिलिएशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब ने कहा और राम लोहिया जी ने भी कहा, देखिए अब मामला चेंज है। देखिए, शादियां सिर्फ जाति में नहीं होती, शादियां भी समानता में होती है। जब तक आप दहेज प्रथा को व्यापक रूप से समाज के ऊपर बना के रखेंगे, तब तक आप इंटरकास्ट मैरिज को करके भी आप जाति खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जाति के अंदर भी सामाजिक समानता जहां ढूंढी जाती है वहीं शादियां होती है। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, जाति क्या है? जाति हमको जन्म से मिलती है ना? जाति हमारे खाल के हिसाब से है, हमारे शरीर के चिपके हुए खाल की तरीके से, और वो जन्म से हमारे साथ पैदा होती है, और जब हम मरते हैं वो हमारी खाल के साथ, हमारे शरीर के साथ ही मरती है। तो जाति आप तोड़ेंगे कैसे? और ये जाति तोड़ने की बात जो लोग कहते हैं कि ये जाति छोड़ने का अधिकार जो है दलित को है, अरे भाई, दलित को कैसे हो सकता है? जो जाति के ऊंचे पायदान के ऊपर बैठा है, जब तक वो जाति छोड़ने की बात नहीं करेगा तब तक इस देश में जाति खत्म नहीं हो सकती। जाति निचले पायदान के व्यक्ति के जाति विरोधी बातें करने से खिचड़ी पका दी। अगर आरक्षण से आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक रहन सहन में या फिर उसके सामाजिक दायरे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि फिर आरक्षण का मतलब क्या है? अगर उसका सामाजिक दायरा नहीं बदल रहा है, आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत हो जाने के बाद, तो फिर क्या मतलब है? ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले दिनेश जी, आपको ऑडियो मिल पा रहे हैं ना? तो मेरा सवाल आपसे है, सुरेंद्र राजपूत का या फिर मोदी का और सतीश प्रकाश जी का आरोप है कि जब भी आप लोग सत्ता में आते हैं, आप आरक्षण को खत्म करने का प्रयास करते हैं। जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो सुरेंद्र राजपूत के पहली बात का जवाब दूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, आप चिंतित मत होइए, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, सरकार में भी एक संवैधानिक पद पर हूं, इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए कौन भारतीय जनता पार्टी से आया। आपके सारे सवालों का जवाब देकर जाऊंगा। और दूसरी बात आपने कहा कि आप भी किसान हैं, शेष नारायण जी किसान हैं, तो मैं आप एक चीज और बता दिए होते कि राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी देश के सबसे बड़े किसान हैं, सबसे बड़ी खेती वही करते हैं और सबसे बड़े खेत की खरीद फरोख्त भी वही करते हैं। इसलिए आपको ये भी कहना चाहिए था, जिनको एबीसीडी नहीं पता है, किसान रहेंगे ना संवैधानिक पद पर रहेंगे। सुरेंद्र जी, और भारतीय जनता पार्टी की नस्ल से जानता हूं, आप सुरेंद्र जी जरा एक मिनट जरा बात कहिए। सुरेंद्र जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। नहीं, अगर आपको सवाल उठाना है ना, जवाब सुनिए ना। मैंने आपके बीच में एक शब्द बोला, मैंने आपके बीच में एक शब्द बोला नहीं, मुझे ना सुरेंद्र राजपूत, मैंने आपको सुना। सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने आपको सुना कि नहीं सुना? जब आप बिल्कुल, अरे सबसे बड़े कृषक हैं, सबसे उनका भी नाम ले लेना था आपको। किस तरीके की भाषा का प्रयोग मैंने आपको सुना कि नहीं सुना? राहुल गांधी और रॉबर्ट सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने आपको सुना। मतलब क्या है? नहीं, मैं इसी तरह की भाषा का प्रयोग करूंगा आपके साथ। रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी से इस बहस का मतलब क्या है? दिनेश, मैंने आपको सुना किस तरीके की बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और कौन से संवैधानिक पद पर है? सुरेंद्र राजपूत जी, क्यों दिक्कत हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं आप। दिक्कत हुई ना? अरे आपको दिक्कत हुई ना? नहीं, दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत ना, दिक्कत हुई ना आपको? दरबार पे क्यों आ जाती है आपकी बात मैंने सुनी। मैं पूछूं, नरेंद्र मोदी और क्या नाम है तड़ी पार क्या करते हैं? फेंकू और तड़ी पार क्या करते हैं? पूछूं मैं, अभी आप बहस को डिले कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? मैं अभी बताऊंगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या करते हैं। बताइए, तड़ी पार कौन से किसान के बेटे? नहीं, सुरेंद्र जी, दिनेश जी, ये ठीक नहीं है भाई, अच्छा भी नहीं लग रहा है। आपने सवाल उठाया था सुरेंद्र राजपूत जी, अब जवाब सुन लीजिए उसका। बताइए, एक मिनट सर, आप पहले जवाब सुन लीजिए। दिनेश जी जवाब दे रहे ना आपके सवाल का, वो सुन लीजिए ना। ऐसे सर व्यक्तिगत हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाइए। दिनेश जी अपना जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत चुका आपको ना, आप सुनिए। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं दूंगा?
अरे उनका भी नाम ले लेते ना। अब आइए मूल सवाल पर। देखिए दो चीजें बाहर निकालिए। ये कांग्रेस पार्टी या समाजवादी, जरा सुनिए सुरेंद्र राजपूत जी, का भी नाम लीजिए, जरा आप सुन लीजिए। अरे मैं अभी सुनाऊंगा, आपके चले जाएंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं सुनाऊंगा ना, चले जाएंगे। नहीं, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। दिनेश जी जल्दी से 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। आपके ऊपर आरोप है कि आप सत्ता में आते हैं तो आरक्षण को खत्म करने का प्रयास करते हैं। लेफ्ट राइट मत जाइए, जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल, अब बिल्कुल, अब जब जवाब ले, मैं वही निवेदन कर रहा था अमित जी कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास और समाजवादी पार्टी का, समाजवादी उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे थे और जात के नाम पर राजनीति करते हैं। ये बता दें कि इन्होंने जात का क्या हित किया है, ये बता दें एक बार। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, अभी किसानी कर रहे थे, स्वामीनाथन के रिपोर्ट को इन्होंने लागू करने दिया, लागू किया। जब तक के सत्ता में बैठे रहे, कुंडली मारकर सिर्फ परिवार का बखान और सिर्फ परिवार को आगे ले जाने का काम करते रहे। न इनको समाज से मतलब है, न इनको आर्थिक स्थिति से मतलब है। आप कहते थे कि गरीबी हटाएंगे और एक परिवार की गरीबी हटाई, बाकी किसी की गरीबी हटी, गरीब और गरीब होता चला गया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया। दिनेश जी का सवाल तो आपने सुन लिया। उनका सीधा यह कहना है कि आप लोग चाहते नहीं कि जाति वाली व्यवस्था खत्म हो, आप लोग चाहते हैं कि आरक्षण पर लोगों को भ्रमित करते रहें, राजनीति करते रहें, जाति बरकरार रहे। जात की राजनीति करते रहे, जात की वोट लेते रहे, बस। अभी कोई कह रहा था कि हम लोगों ने क्या किया, तो अगर अभी आप देखें तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यादव हैं और जिनसे उनने शादी करी वो रावत हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा उसी जाति या जातिवाद को प्रमोट करते हैं, बिल्कुल नहीं। ये अब हम लोग केवल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। कोई भी लखनऊ में घूम के देख ले, कहीं उत्तर प्रदेश में घूम के देख ले, जो भी बनी हुई इमारतें चीज़ें ज़्यादातर दिखती हैं वो सब समाजवादी पार्टी के उसमें बनाई हुई हैं। तो हम लोग इस तरीके की राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं। और आपने अभी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे जो सवाल किया था, उन्होंने उस जवाब देना छोड़ के बाकी सब इधर उधर की कहानी वो सब सुना डाली, लेकिन जवाब नहीं दिया जो उनसे पूछा गया था। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से आप कुछ कहना चाहते हैं? तीन बातें। देखिए, सच बात यह है कि पहली बात मैं शेष नारायण भाई साहब और सतीश जी का जवाब दे दूं। कांग्रेस पार्टी ने इंटरकास्ट मैरिज के लिए बहुत कुछ किया। शेष नारायण जी हम लोगों के बड़े हैं, अग्रज हैं, इन्होंने सब पढ़ा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया। सच बात यह है कि बहुत को इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए बहुत कुछ किया, नंबर एक। नंबर दो, जो समाज का जो आरक्षण का आधार था वो सामाजिक था। जैसे जैसे जाति तभी टूटेगी शेष नारायण भाई साहब, जब सब लोग सामाजिक रूप से बराबर हो जाएंगे। जब ठाकुर और बामन का लड़का जो है सफाई कर्मचारियों के काम करने की बात करेगा और दलित का लड़का जब अयोध्या में मंदिर का पंडा बनेगा। सच बात यह है कि ये सामाजिक रूप से चीजें करने की बातें हैं, इनसे सरकार का कोई मतलब नहीं है। ये जो मन के अंदर का जो भ्रम है इसको दूर करना पड़ेगा। इसलिए अभी बहुत समय लगेगा आरक्षण को खत्म करने में। आरक्षण जब तक समाज के आखिरी वर्ग और वंचित वर्ग के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तब तक आरक्षण को आपको लागू करते रहना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि आज की डेट में ये जो रेल का निजीकरण से लेकर के पूरी सरकार इस देश को बनियों के हाथ में या कॉर्पोरेट बिजनेसमैन के हाथ में बेचने पे आमदा हो गई है। डिरेल नहीं होते सर, डिरेल नहीं होते, अभी ट्रेन पे नहीं जाते हैं। शेष नारायण सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा आज आरक्षण कि अगर कोई क्रीमी लेयर का फायदा उठाकर आरक्षण लिए जा रहा है, मतलब अगर 8 लाख से ऊपर भी किसी की इनकम हो जाए, यही तो चाहते हैं ना, जो चिट्ठी लिखी गई है उसका मतलब यही है कि 8 लाख से ऊपर भी अगर इनकम है तो उसमें कृषि को या वेतन को ना जोड़ा जाए ताकि आरक्षण का लाभ मिलता रहे। तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसे तो कभी व्यवस्था बदलेगी नहीं, जिसको जाति के नाम पर आरक्षण मिल रहा है वो मिलता रहेगा। अभी सतीश ने जो आर्गुमेंट दिया और जो सुरेंद्र ने जो आर्गुमेंट दिया उसको आप गौर करिए कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जितनी बड़ी हो जाए, लेकिन आपको जो सामाजिक, क्योंकि वो आर्थिक कारणों से रिजर्वेशन नहीं मिला था। ठाकुर भी ब्राह्मण भी उतने ही गरीब थे जितने की ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट को, तो वो दिक्कत नहीं है। उसमें उनकी सामाजिक स्थिति जो थी, जो वो सदियों से शोषण होता रहा था, उस इनकम बढ़ने के बाद भी उनको सामाजिक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती, ये आर्गुमेंट था। और उसमें जैसे एक सजेशन मैंने ही दिया था आज के करीब 25 साल पहले
कि साहब आप अगर ये कर दें कि साहब अगर नौकरियों में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लड़के अपने से जो मतलब इंटरकास्ट मैरिज वालों को अगर आप 1% रिजर्वेशन दे दें, 2% रिजर्वेशन दे दें, तो तेज होगा सुरेंद्र। जो बात मैं कह रहा हूं वो ये है कि आपने अपनी विधायी स्तर पे आप लोगों ने किसी ने कुछ नहीं किया, बुरा मत मानिए। और अभी अखिलेश की बात उठाई अपने समाजवादी के प्रवक्ता महोदय ने, 100% सहमत हूं। अखिलेश यादव ने तो बाय एग्जाम्पल उस बात को कहा है, लेकिन अब इनको भी मालूम है, हमको भी मालूम, हम लोग उत्तर प्रदेश पर नजर रखते हैं, तो जो दादा लोग हैं जो जाति को जाति बनाए रखने के पक्षधर हैं, जो लठैत हैं, जाति मतलब वोट बैंक की जो राजनीति करने वाले, उन्होंने अखिलेश को काम कहां करने दिया? आखिर के 1.5 साल काम किया उन्होंने, और उसमें जो किया, जो बिल्डिंगे बता रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, वो उसी के हैं। एनीवे, तो आप अगर अपने विधायी अधिकारों का पॉलिटिक्स जो आपको डॉक्टर अंबेडकर को और डॉक्टर लोहिया को ने जो इच्छाएं व्यक्त की हैं, आज आप देखें कि किसी कीमत पे लोग नहीं चाहेंगे कि जात टूट जाए। आज अब आप देखें बड़े शहरों में जहां सोशल स्टेटस बदल गया, जात कोई पूछता नहीं, हम लोगों के सारे बच्चों ने इंटरकास्ट मैरिजेस की हैं। सही बात है। तो गांव में सामाजिक स्तर जब बदलेगा तो ये 8 लाख और 5 लाख से नहीं होने जा रहा है। आप अभी ये आप कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं, आखिरी एक सवाल सर, जो कि नौकरी पेशा लोगों की तरफ से है कि जैसे ही हमारी इनकम 3 लाख से ऊपर होती है, हमसे कहा जाता है कि अब आप टैक्स के दायरे में आ गए हैं, अब आप टैक्स दीजिए, 3 लाख से ऊपर आप कमा रहे हैं, या फिर ये कहा जाता है कि सब्सिडी छोड़ दीजिए, अब आपके पास इतना पैसा आ रहा है कि आपको सब्सिडी लेने की जरूरत नहीं है, उसको कोटे से राशन नहीं मिलता। लेकिन जो लोग 8 लाख से ऊपर हो जाएं, वो चाहते हैं कि उनका कोटा जाने ही ना पाए। तो ऐसे तो सर ये कोटे वाली व्यवस्था हमेशा ही बरकरार रहेगी, कभी जाएगी नहीं, क्रीमी लेयर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सतीश जी, नहीं कुछ नहीं होगा जब तक जाति विनाश नहीं होगा, ये सब खत्म नहीं। देखिए सुनिए, देखिए अब आपने सुनिए, आपने जवाब दे दिया ना। देखिए, आरक्षण कोई सिर्फ आजीविका का साधन नहीं है, वो एक समाज के अंदर समानता पैदा करने का सबसे सशक्त माध्यम पैदा हुआ है। और जहां जहां आरक्षण है वहां आपको ओबीसी या दलित तो यही तो कहा जा रहा है कि इतने सालों में जिनको वो समानता मिल गई है वो छोड़ दें। सुनिए, इसीलिए तो क्रिमी लेयर बनाई गई ना सर। सुनिए, अगर सेना में रिजर्वेशन नहीं है तो वहां उनकी उपस्थिति आपको नहीं दिखाई देती, लेकिन अर्धसैनिक बलों में अगर आरक्षण है तो आपको पुलवामा में अगर शहीद होते हैं तो वहां 32 दलित और ओबीसी के लोगों शहीद होने का मौका मिलता है। भाई वो सेवा करना चाहते हैं। दूसरी बात, आरक्षण कोई भीख नहीं है, बाकायदा बाबा साहब और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट है और वो समझौता है। और ऐसी परिस्थितियों का समझौता है कि जब इस देश की आबादी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे थे, तमाम देश के टुकड़े होने की स्थिति थी, तब बाबा साहब ने कहा कि मैं इस देश का ही हिस्सा या मेरे समाज के लोग इसी देश का हिस्सा रहेंगे, हमको थोड़ा सा आप रिजर्वेशन दीजिए, ऐसे मौके दीजिए। पर रिजर्वेशन अवसर है भाई, उसको आप गंवा नहीं सकते। आप ये परिपाटी आप चला रहे हैं या तमाम जो आरएसएस बेस लोग हैं कि आरक्षण के आने से जो काम की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है, ये कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के भ्रांतियां फैलाई जाती है समाज के अंदर। एक बात मैं जरूर कहूंगा, शेष नारायण जी ने बहुत बड़ी बात कही और ये हो सकता था, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जब इंटरकास्ट मैरिज शुरू हुई तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक चीज देखी कि जो लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे थे उनको नौकरी का मौका इसलिए नहीं मिला था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अगर कोई अपर कास्ट व्यक्ति, अगर उसकी एजुकेशन उस माहौल में नहीं है, क्योंकि आरक्षण के लिए ऐसा है कि आपने एजुकेशन किस माहौल में पैदा की है, वहां लेकर के इसलिए लोगों का कुछ इंटरेस्ट कम हुआ। मेरे हिसाब से उसमें कुछ थोड़ा आप लिबरल होकर के सोचते तो शायद कहीं ना कहीं इस देश में इंटरकास्ट मैरिज होती और सामाजिक समानता के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम बन सकता था। ठीक है दिनेश जी, जल्दी से 10 सेकंड में रिएक्शन दीजिए। बिल्कुल, देखिए कई लोगों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उनको जो है विरोधी कहते हैं, नहीं आरक्षण का विरोधी कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि जब तक मैं हूं तब तक किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं,
कहीं किसी के आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज, जिसका भी आप नाम लिए, जो जाति की राजनीति करते हैं, उस जाति के लिए करते कुछ नहीं। नाम लेंगे बाबा साहब का, नाम लेंगे लोहिया जी का, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर कांग्रेस या चलेंगे फिर नहीं। समाजवादी पार्टी का नहीं है। आपके अपने सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं, वही विरोध कर रहे हैं, तो पहले भीतर भीतर ये तय कर लीजिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके बाद फिर दूसरे की तरफ उंगली उठाइएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के चलते हैं दीपिका के पास।